अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं हूं आपका होस्ट जुनेद एग्रेरियन। और एग्रेरियन टॉक में आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शौकत अली, जो कि शोबा तदरीस से वाबस्ता है जामिया ज़रिया फैसलाबाद से। और आपका कह लें कि डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर एक्सटेंशन है, रूरल डेवलपमेंट है। तो शौकत साहब, सबसे पहले वेरी वेरी वार्म वेलकम आपको हमारे प्रोग्राम के अंदर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम और बहुत वालेकुम शुक्रिया। अस्सलाम और बहुत शुक्रिया। सर, इससे पहले कि हम अपनी डिस्कशन का बाकायदा आगाज़ करें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारी ऑडियंस को अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन कराएं ताकि हम इसका आगाज़ कर सकें। थैंक यू। डॉक्टर शौकत अली बात कर रहा हूँ। शौकत अली बात कर मेरा रहा हूँ। ताल्लुक है ज़मीन यूनिवर्सिटी ताल्लुक है फैसलाबाद से। यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से। मैं काम कर रहा हूँ एज अ एसोसिएट काम प्रोफेसर कर रहा हूँ एज एसोसिएट प्रोफेसर एक्सटेंट। एक्सटेंट। और 2009 में मैंने और ज्वाइन किया। 2009 में मैंने ज्वाइन किया। अ, मेरी जहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेरी हैं जहाँ उस रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर और किसी हद तक एक्सटेंशन और शामिल किसी है। हद तक शामिल है। तो सर, सबसे पहले मैं आपसे वही सवाल करूंगा कि आपने एग्रीकल्चर एक्सटेंशन को एज अ मेजर क्यों ऑप्ट किया? देखिए, इसमें जो आपका देखिए, इसमें सिस्टम है, जो आपका जो सिस्टम आपने है, सीरीज शुरू की है, सबसे सीरीज पहले तो की मैं है, आपको सबसे पहले तो मैं कहता हूँ आपको कहता हूँ कि आपने एक कि सिलसिला शुरू आपने किया एक है सिलसिला और शुरू किया है हमारे जो और स्टूडेंट्स हैं, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो इस वक्त फोर्थ जो इस सेमेस्टर कंप्लीट कोर्स कर सेमेस्टर चुके हैं कंप्लीट करके और वो मेजर और सेलेक्ट करने की सिलेक्ट करने की मैं समझता हूँ कि मैं ये जो समझता हूँ सीरीज कि ऑफ जो सीरीज सेशन है जो आपने ऑर्गेनाइज किया है, आपने ऑर्गेनाइज किया है, इसमें बड़ी हेल्प मिलेगी डिसीजन मेकिंग। मिलेगी डिसीजन मेकिंग। थैंक यू तो सर। इसलिए तो जुनेद, इसलिए मैं इस हवाले जुनेद, से मैं इस बड़ी सवाल अपनी बुनियादी बात करूंगा कि बुनियादी जो बात करूंगा कि जो मेजर सेलेक्ट करना लोग चाहते हैं सेलेक्ट करना चाहते हैं उनको उनको कौन कौन सी बातों को मद्देनजर कौन रखना कौन चाहिए, को फिर मद्देनजर उसके बाद रखना मैं चाहिए, बताऊंगा फिर उसके मैंने बाद ये मैं मेजर। बताऊंगा यानी ये मेरे। ठीक है सर। इसमें आप देखिए कि क्या आप देखिए कि होता ये है कि जिस तरह से ये है कि जिस तरह मल्टीप्लाई से कंपनी मार्केटिंग करती हैं, इसी तरह मार्केटिंग से करती है, हमारे इसी मेजर तरह से सिलेक्शन के मेजर मार्केटिंग। सिलेक्शन के मार्केटिंग। फॉर एग्जांपल अगर एग्री फॉर एक्सटेंशन, एग्जांपल अगर एग्री एक्सटेंशन तो एग्री एक्सटेंशन के जितने भी स्टेक के होल्डर्स जितने भी होते हैं स्टेक वो सब होल्डर मार्केटिंग कर रहे होते हैं और उससे मार्केटिंग हमारा कर जो रहे होते हैं और उससे हमारा जो स्टूडेंट है बड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि किस में। कंफ्यूज हो जाता है इसमें। बुनियादी बात ये है बुनियादी बात ये है कि स्टूडेंट को सबसे पहले स्टूडेंट को सबसे पहले अपने इंटरेस्ट को देखना अपने चाहिए। इंटरेस्ट को देखना चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर मैंने मिसाल के तौर मेजर पर अगर रखा है मैंने selection, तो मैंने अपने इंटरेस्ट को देखा था। अपने इंटरेस्ट को देखा, मेरा इसमें इंटरेस्ट था। मैंने जब इसमें ये इंटरेस्ट था, मैंने जब ये मैंने पढ़े पढ़े तो मुझे महसूस तो हुआ मुझे कि ये जो हुआ मेरे है कि ये ये जो मेरी है ये जो मेरी सलाहियतें हैं उसके सलाहियतें मुताबिक हैं है। उसके मुताबिक है। लिहाजा अगर मैं इस मेजर को अगर मैं सिलेक्ट इस करता हूं, मेजर को एक तो ये है कि मेरी इस मेजर पे शोकत साहब, मेरा ख्याल एक आप तो ये है कि मेरी मेजर सॉरी सर, मैं आपकी आवाज़ काट रहा हूँ। वो शायद ना थोड़ा सा इको का प्रॉब्लम आ रहा है। अगर माइक आप करीब कर लें तो शायद ये मसला सॉल्व हो जाए हमारा। इको का प्रॉब्लम तो आ रहा है, मुझे इको डिस्टरबेंस का भी हो रही प्रॉब्लम है तो आ वक्त। रहा है, मुझे डिस्टरबेंस भी हो रही है। हाँ जी, अब बताइए, अब आ रहा है? तो सर वो हाँ जी, अब बताइए, अब आ रहा है? अब ठीक है सर, आवाज़। अच्छा, इसकी मैंने वॉल्यूम कम किया है अच्छा, इसका। इसकी मैंने वॉल्यूम कम किया है। जी सर, वो शायद स्पीकर ऑन होने की वजह से ना ये प्रॉब्लम होगा। ओके, अब ठीक है। ओके, अब ठीक है। अब ठीक है सर, अब ठीक है। तो मैं ये बात कर रहा था कि तो मैं ये हमारे बात कर स्टूडेंट्स रहा को था ना कि दो हमारे चीजें जहन में स्टूडेंट्स रखनी को चाहिए। ना दो चीजें ध्यान में रखनी पहली चाहिए। चीज ये है कि उसका पहली चीज इंटरेस्ट ये है किसमें है, ये कि बड़ी बुनियादी उसका चीज है। इंटरेस्ट किसमें है, ये और बड़ी बुनियादी इंटरेस्ट चीज है। को उसने एस्टेब्लिश करना है और खुद। इंटरेस्ट को उसने एस्टेब्लिश यानी करना है बाल खुद। औकात ऐसा होता है कि स्टूडेंट एक मेजर यानी में बाद जाता है, में फॉर ऐसा होता एग्जांपल है वो कि स्टूडेंट एक एक मेजर, मेजर में मैं जाता मिसाल है, देता हूँ, फॉर एग्रोनॉमी एग्जांपल में वो जाता है या एक वो मेजर, मैं पीवीजी में मिसाल जाता है। देता हूँ, एग्रोनॉमी में जाता है या और वो 2 हफ्ते पीवीजी के में बाद वो जाता है। फैसला करता है कि नहीं, अब और मुझे 2 हफ्ते के एक्सटेंशन बाद में वो जाना फैसला है या करता है कि फॉरेस्ट नहीं, में। अब मुझे एक्सटेंशन में इसका जाना है। मतलब ये है कि उसने अपने इसका इंटरेस्ट मतलब को ये है कि सही उसने अपने तरीके से इंटरेस्ट को एस्टेब्लिश नहीं सही किया। तरीके से एस्टैब्लिश नहीं अपने किया। इंटरेस्ट को ठीक है, एस्टेब्लिश अपने करने इंटरेस्ट को एस्टैब्लिश का करने तरीका ये है कि एक का तो उसने तरीका जो ये इससे है कि पहले एक तो सब्जेक्ट्स उसने पढ़े जो हैं इससे पहले सब्जेक्ट्स उनके पढ़े हैं कंटेंट्स को देखे उनके कंटेंट्स को और देखें, दूसरा वो प्रॉस्पेक्टस और देखे। दूसरा वो बल्कि प्रॉस्पेक्टस मैं आपको देखें। कहूंगा कि ठीक है, बल्कि मैं आपको ये जो कहूंगा आपकी कि डिस्कशन है ना, ये इसके जो आपकी डिस्क्रिप्शन डिस्कशन है में ना, इसके आप डिस्क्रिप्शन में यूनिवर्सिटी की जो आप लेटेस्ट यूनिवर्सिटी की प्रॉस्पेक्टस जो है उसका आप लेटेस्ट लिंक भी दें, प्रॉस्पेक्टस है उसका आप उसको लिंक भी दें। स्टूडेंट्स क्लिक करें। ठीक है, उसको और फॉर स्टूडेंट्स क्लिक एग्जांपल करें। अगर वो पीवीजी और रखना फॉर चाहता है, एग्जांपल अगर वो एक्सटेंशन पीवीजी रखना रखना चाहता चाहता है, है,
तो वो उसको देखे कि 5वें, 6ठे और 7वें सेमेस्टर में जो कोर्सेज उसको पढ़ाए जा रहे हैं, पढ़ाए जाएंगे, उस कोर्सेज के टाइटल क्या है। तो एटलीस्ट वो उन टाइटल को एक दफा देख ले, उससे उसको समझ आ जाएगी कि अगले 3 सालों में, अगले 3 सेमेस्टर्स में उसने क्या पढ़ना है, और इससे वो एक बेहतर फैसला कर सकता है। लिहाजा पहली चीज ये है कि वो अपने इंटरेस्ट को देखे। दूसरी चीज इसमें यह है कि स्टूडेंट इस बात का फैसला करे कि उसने जो जॉब करनी है वो उसकी नेचर क्या होगी। लेकिन इसमें मैं एक चीज आपको बताता हूँ कि इसमें जैसे जैसे वक्त गुजरता है ना, आपकी प्रायोरिटीज बदल जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सोचते हैं कि मैंने गवर्नमेंट जॉब नहीं करनी, या आप सोचते हैं मैंने प्राइवेट जॉब नहीं करनी, तो हो सकता है 5 साल बाद, 6 साल बाद आपका फैसला तब्दील हो जाए, और उसमें फिर वो जो आपकी मेजर सिलेक्शन है वो आपके रास्ते में रुकावट बने। तो लिहाजा इसमें एक बुनियादी चीज ये है कि आपने इस तरह का मेजर सिलेक्ट करना है कि जिसमें आप देखें कि आपको कल आपके रास्ते में कोई रुकावट ना पेश आए, आप जो भी काम करना चाहें वो आप कर सकते। ठीक है। अच्छा, इसमें अब ये है कि स्टूडेंट्स हमारे जो यूनिवर्सिटी में होते हैं ना बच्चे, वो 2-3 तरह की क्लासेस से उनका ताल्लुक होता है। एक क्लास वो होती है जिसके जहन में ये बात होती है कि उन्होंने हर सूरत जॉब अर्न करनी है, गवर्नमेंट जॉब अर्न करनी है। इस तरह के जो स्टूडेंट्स हैं उनको मैं कहूँगा कि वो खास तौर पर जो नए मेजर्स हैं उनका इंतखाब करने में जरा गौर व फिक्र कर लें, क्योंकि नए मेजर्स जो होते हैं इसमें बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वो पब्लिक सर्विस मिशन के साथ रजिस्टर्ड नहीं होते, और पब्लिक सर्विस मिशन जब अपनी एड देता है तो इसमें वो मेजर पर्टिकुलर नया मेजर जो होते हैं वो सिलेक्ट नहीं होता, और उसमें परेशानी। इस तरह की बहुत सी मिसालें माजी में मौजूद हैं कि हमारे स्टूडेंट्स को परेशानी का सामना करना पड़ा पब्लिक सेक्टर जॉब के। लिहाजा उसमें एक चीज स्टूडेंट ने ये देखनी है कि जो एस्टेब्लिश्ड मेजर हैं, पुराने मेजर जो 1961 से चले आ रहे हैं, उन मेजर्स को सेलेक्ट करें वो स्टूडेंट्स जिन्होंने हर सूरत गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब करी। लेकिन जो स्टूडेंट पब्लिक सेक्टर जो प्राइवेट सेक्टर में जॉब करना चाहते हैं तो उनके लिए फिर तो नए मेजर्स में भी जा सकते हैं। अच्छा, नए मेजर की मैं एक बात बताऊं कि उसमें अगर रिस्क है तो उसमें अपॉर्चुनिटी भी है। अपॉर्चुनिटी ये है कि नया मेजर है, कल को ग्रो कर सकता है, ग्रो करेगा तो उसमें अपॉर्चुनिटीज पैदा होंगी। आप किसी यूनिवर्सिटी में लेक्चरर, एसोसिएट, प्रोफेसर हो सकते हैं, कंपटीशन कम होगा। लेकिन रिस्क ये है कि कल को वो मेजर बंद हो सकता है, और उसके नतीजे में आपकी इवन जो डिग्री है उसकी जो एक्सेप्टेबिलिटी है बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन के नजदीक वो एट स्टेक हो सकती है। तो इसलिए आपने जो स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि उनको कोई इशू नहीं है, वो पब्लिक सेक्टर में नहीं जाते ना जाए, वो प्राइवेट सेक्टर में अपना बनना चाहते हैं फ्यूचर, तो उनके लिए बेहतर ये होगा कि वो नए मेजर में अगर जाना चाहते हैं तो चले जाए। अच्छा, इसमें अब एक स्टूडेंट्स ये होते हैं कि जिनका फैमिली बिजनेस होता है। फॉर एग्जांपल, किसी के फादर की सीड्स कंपनी है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, या किसी का कोई रियल एस्टेट का बिजनेस है, और उसको पता है कि मैंने इस एजुकेशन के बाद उस बिजनेस में ही जाना है, ठीक है, तो उसके लिए भी कोई इशू नहीं है। वो जिस तरह का मेजर, फॉर एग्जांपल सीड साइंस है, अगर किसी की सीड साइंस की कंपनी है और सीड की कंपनी है और वो स्टूडेंट समझता है कि उसने इस बिजनेस को ऑन करना है, तो फिर मैं उसको रिकमेंड करूंगा कि वो सीड साइंस रखे। मैं इसमें आपको, हालांकि वो एक नया मेजर है, इसमें जस्ट मैं स्टूडेंट्स को एक बात समझा रहा हूँ कि उन्होंने मेजर की सिलेक्शन किस तरह से करनी। अच्छा, अब देखें कि जो कंपटीशन है फील्ड के अंदर ये बहुत ज्यादा है, पब्लिक सेक्टर में भी और प्राइवेट सेक्टर में। मतलब जब मैंने जब बीएससी की थी 2002 में, तो उस वक्त कंपटीशन एग्रीकल्चर के अंदर ज्यादा नहीं। आप अंदाजा करें कि मेरे एक रूममेट थे, तो उनके पास एट अ टाइम पब्लिक सेक्टर के 3 अवार्ड लेटर, जबरदस्त। मतलब 3 जगह से उसको ऑफर थी, और वो दोस्तों से मशवरे कर रहे थे कि भाई मैं इसमें ये असिस्टेंट, ये सुपरडेंट जेल भी हो गया हूँ, मेरी इस बैंक की जॉब हो गई है, मेरी मोटरवे में भी सिलेक्शन हो गई है, तो बताएं कि मैं कहाँ जॉब करूँ। ठीक इसी तरह से और भी बहुत सी ऐसी मिसालें हैं कि जॉब का कोई इशू।
लेकिन उसमें यह है कि अब कंपटीशन बहुत है, बेशुमार यूनिवर्सिटी मैदान में आ गई हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। हमारी अपनी यूनिवर्सिटी ने तब से आज तक कुछ 4-5 गुना एडमिशन बढ़ा दिए हैं बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर में। ठीक है। इसलिए यहाँ अब उन लोगों को जॉब मिलेगी जिन लोगों की ग्रिप है भाई अपने सब्जेक्ट में, जो अपने सब्जेक्ट को समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, जिनको पूरी कॉम्प्रिहेंशन है अपने सब्जेक्ट, और वो सिर्फ उसी आदमी को हो सकती है जिसका अपने सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है। तो लिहाजा अपने इंटरेस्ट का सब्जेक्ट रखें, जॉब के हवाले से देखें कि नए और पुराने मेजर की जो कैटेगरी है उसको आपने ध्यान में रखना है, और उसके बाद आप मेहनत करें, इंशाल्लाह जॉब आपको मिलेगी। बाकी इसमें ये सब जो बातें हैं ना, बाकी सारी जो बातें हैं कि इसमें जनाब एग्रोनॉमी में ज्यादा नौकरियां हैं या इसमें प्लांट पैथोलॉजी में है, ये असल में होता ये है कि मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं और उन डिपार्टमेंट्स की जॉब्स आती रहे। फॉर एग्जांपल आजकल ये सीटें आई हैं एंटोमोलॉजी की और प्लांट पैथोलॉजी की, ठीक, तो हो सकता है कल को पीपीटी की सीटें आ जाएं, परसों को सॉइल साइंस की सीटें आ जाएं, तो ये सीट्स आती रहती हैं। और इसमें यह है कि ज्यादातर जो सीटें आती हैं, मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जो 80-90% सीटें आती हैं पब्लिक सेक्टर में, उसमें भाई सब लोग एलिजिबल होते हैं। आपने एक्सटेंशन में किया हुआ है, आपने पीवीटी में किया हुआ है, आपने सब लोग एलिजिबल होते हैं। लिहाजा एक ओपन कंपटीशन होता है, उस ओपन कंपटीशन के अंदर आपने जॉब विन करनी होती है। तो लिहाजा इसमें मैं समझता हूँ कि जो जॉब आपको जो मिलने वाला जो सफर है, इसको ध्यान से निकाल दें। अगर आपकी कॉम्पिटेंसी है, स्किल है, तो जॉब आपको मिलेगी, और अगर पब्लिक सेक्टर में नहीं भी मिलती तो प्राइवेट सेक्टर में आपको लाजिम मिलेगी। ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक बात और, मैंने शायद बात लंबी कर दी, इसके बाद आप क्वेश्चन कर लीजिए। आखिरी बात मैं ये कर रहा हूँ कि ये जो तस्वुर है, मैंने एक थीसिस किया, उसमें हमने स्टूडेंट से पूछा भाई आप इसके बाद क्या करेंगे, जॉब करेंगे या कोई बिजनेस करेंगे बीएससी या एमएससी करने के बाद। ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी जो थी उसने कहा जी कि हम तो जॉब करेंगे, हम बिजनेस नहीं करेंगे। आपने देखा है कि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जो है वो यहाँ बीएससी ऑनर्स करने के बाद एग्रीकल्चर करने के लिए तैयार, फार्मिंग करने के लिए तैयार नहीं। इसलिए मैं अब अपने स्टूडेंट्स को ये कहता हूँ, देखें मैंने जॉब की है, मैंने इसको अपना कैरियर बनाया, मैं तजर्बे की बुनियाद पर आपको ये बात कह रहा हूँ कि आप एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाएं। ठीक है, मतलब ये है कि आप अपने जाती कारोबार का सोचें, और प्रेफरेबली अगर वो एग्रीकल्चर से मुताल्लिक होगा तो इसमें आपकी कामयाबी के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे कि आपके पास टेक्निकल एजुकेशन है, आप प्रोफेशनल हैं उस पर्टिकुलर फील्ड। लिहाजा अपना जहन इस तरह से बनाए, जब आपको मेजर भी रखना है ना, तो यही बात जहन में रख के आप मेजर रखें कि आपने कल को बिजनेस करना है। ये बात आज इस मेजर के हवाले से कहना इसलिए जरूरी है। जबरदस्त। फॉर एग्जाम्पल एक आदमी जो है वो सीड का बिजनेस करना चाहता है तो वो प्लांट पैथोलॉजी है, एक आदमी पेस्टिसाइड का बिजनेस करना चाहता है वो एंटोमोलॉजी रखे, और एक बंदा जो है वो उसका बिजनेस करना चाहता है, अगर आप समझ लें कि कोई यूट्यूब चैनल चलाना चाहता है, को अपना रेडियो स्टेशन बनाना चाहता है, को कल को अखबार खोलना चाहता है, चलाना लगाना चाहता है, को मैगजीन लगाना चाहता है, फिर वो एक्सटेंशन पड़े, डिजिटल मार्केटिंग करना चाहता है। हाँ जी, तो असल में ये मैं कह रहा हूँ कि इस चीज को वो ध्यान में रखे कि कल को उसने मार्केट के अंदर जब जाना है तो एंटरप्रेन्योर बनना है। इसमें बहुत ज्यादा ग्रोथ है, बहुत ज्यादा सक्सेस है, और पाकिस्तान के अंदर ये मैदान बिल्कुल खाली पड़ा है, खास तौर पर पढ़े लिखे लोग इसमें नहीं है। आप अंदाजा करें एक फील्ड है जिसके अंदर सारे के सारे सेमी लिटरेट लोग जो है वो काम कर रहे हैं, उसमें अगर एक पढ़ा लिखा आदमी जाके काम करना शुरू कर देगा तो वो एक्सेल करेगा और उसकी तरक्की के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो दुनिया में अब पता है कि वो एक किताब पिछले दिनों में देख रहा था, वो कहते हैं जी कि ए ग्रेड स्टूडेंट्स वर्क फॉर सी ग्रेड स्टूडेंट। तो वैसे क्यों होता है कि आप मैं उधर गया, अपना एक फार्म पे गया, यहाँ
मंडी बहाउद्दीन में एक बहुत बड़ा फार्म है, डेयरी फार्म है, वहाँ पे मैं गया। तो उनका जो मिल्क पार्लर था उसको मैंने विजिट किया। तो उनका जो मिल्क पार्लर था वहाँ जब मैं गया तो वहाँ एक यंगस्टर खड़ा था आपकी तरफ। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा जी आपने आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? कहा जी मैंने DVM किया हुआ, एक बड़ी यूनिवर्सिटी का उसने नाम, इस्लाम यूनिवर्सिटी से मैंने DVM। मैंने कहा आपकी तनख्वाह यहाँ कितनी है? मैंने कहा जी 20,000 पे अभी मैंने स्टार्ट 20,000 DVM किया हुआ है। और खड़ा होके देखना है कि जनाब ये जो आ रहा है मिल्क आ रहा है, इसका टेम्परेचर कहीं आप डाउन तो नहीं हो रहा है, मतलब यहाँ से जो मिल्क निकल कर रहा है उसका फ्लो ठीक है, उसके जो स्टैंडर्ड्स हैं वो पूरे हैं। मतलब अफसोस होता है कि इस तरह जब स्टूडेंट्स, इतने पढ़े लिखे स्टूडेंट, उस स्टूडेंट्स को बंदा पूछे कि भाई तुम जाके वो क्लिनिक क्यों नहीं खोल लेते? बिल्कुल इससे ज्यादा पैसे तुम बनाओगे और बाइजर तरीके से, अपना आजादाना तरीके से वहाँ आप एक्सेल कर सकोगे। इसलिए ये मैंने जस्ट एक मिसाल दी है कि हमारे स्टूडेंट्स को अब इंटरप्रेटर की तरफ जाना चाहिए और इस हवाले से अपना सर, क्योंकि आपका कह लें कि ताल्लुक जो है वो एकेडेमिया से है, तो मैं इसको यानी कि मौके की मुनासिबत की वजह से आपसे सवाल करना चाहूँगा कि हमारा जो करिकुलम है उसमें हम एग्रीप्रेन्योरशिप के सब्जेक्ट्स वगैरह या स्किल्स वगैरह जो हैं वो क्यों नहीं इंजेक्ट करते अपने स्टूडेंट्स के अंदर? देखिए बात यह है कि जो सब्जेक्ट है ना एंटरप्रेन्योरशिप का, वो यहाँ पढ़ाए नहीं जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी डिग्री की बात करूँ जी, तो एक्सटेंशन में ये हम सब्जेक्ट पढ़ाते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, लेकिन पता क्या चीज है, ये सब्जेक्ट पढ़ने या पढ़ाने का मसला ही नहीं है। मसला ये है कि अब किस आदमी को कारोबार कैसे करना है ये आप अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं। बिल्कुल है ना। अब यूनिवर्सिटीज जो है वो ज़ाहिर यूनिवर्सिटीज कारोबार नहीं करती, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को तैयार करती हैं, स्किल देती हैं। स्किल करने के बाद, लेने के बाद ये फैसला आपका है। जबरदस्त। मैं वैसे इस बात पे इत्तेफाक करता हूँ कि अभी तक तो हमारा यूनिवर्सिटीज का डिजाइन है वो यही है कि हमने, या जो हमारे करिकुलम का डिजाइन है वो यही है कि हमने, बेटा दरवाजा बंद कर, वो जो डिजाइन है हमारा यूनिवर्सिटीज का, वो जुनेद साहब यही है कि हमने यहाँ स्टूडेंट्स जो हैं वो प्रोफेशनल पैदा करने हैं और उन्होंने जाके जॉब करनी या उन्होंने जाके अपना फार्मिंग करनी है। फार्मिंग डिजाइन बेसिकली यही है। तो बात आप इसमें मैं आपको बताऊं, बहुत सी बातें यहाँ अब आपके पास वक्त नहीं है, इसमें बड़ी बुनियादी तब्दीलियों की जरूरत है। जबरदस्त। और सबसे जो बुनियादी तब्दीली है वो स्टूडेंट्स के रवैये के अंदर और हमारी जो माशरत है उसके अंदर पैदा करने की जरूरत है। जबरदस्त। मैं आपसे एक छोटी सी, आपको समझाने के लिए मैं आपसे एक छोटा सा सवाल। जी जी। अब देखें कि हमारे मुल्क में 20-25 मिलियन टन गंदम पैदा होती है। हर काश्तकार जो है उसके घर में 100 मन 200 मन गंदम होती है, जो एवरेज काश्तकार। कभी आपने किसी काश्तकार को देखा है कि वो गंदम का आटा बना के बेचते? नहीं बेचते सर, वो हमेशा गंदम बना के बेचता है, वो हमेशा गंदम ही बेचता है। वो इसका तो मतलब घर ये है ही कि लेके जाते हैं, उधर से दे देते हैं। आटा बनाने में, मुझे बताओ गंदम का आटा बनाने में कितनी बड़ी स्किल चाहिए, कितने रिसोर्सेज चाहिए। हर गांव में चक्की लगी हुई है और आप कैलकुलेट कर लें उससे उसको अच्छा खासा फायदा होगा। लेकिन मुझे बताओ कि एक फार्मर आइडेंटिफाई कर दें, जो फार्मर हो, टिपिकल फार्मर, वो एंटरप्रेन्योर को हमारे यहाँ समझा जाता है ये अनपढ़ फैमिली पेट लोगों का काम है। ये जो एक बुनियादी रवैया है ना, इसको बदलने की जरूरत। मैंने अपने वो मतलब बाय डिफॉल्ट हम उस स्टूडेंट्स के गले में ये बात डाल देते हैं और बाय डिफॉल्ट ये बात समझी जाती है, स्टूडेंट भी समझता है और सोसाइटी भी समझती है कि ये आदमी पढ़ गया है, अब इसको कहीं ना कहीं नौकरी करनी। बिल्कुल। अगर वो काम की तरफ आता है तो लोग कहते हैं कि यही काम करना चाहिए, पढ़ने की लोड़ से। ये बुनियादी रवैया है जिसको बदलने की जरूरत है और इसके ऊपर मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी एक सोशल चेंज की जरूरत है। यूनिवर्सिटी के अंदर भी और यूनिवर्सिटी के बाहर भी, दोनों सतह के ऊपर ये काम नहीं होगा, स्टूडेंट्स नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? इस वजह से नहीं आएंगे, स्टूडेंट को सोसाइटी सोशल स्टेटस ही नहीं देगी। बिल्कुल ऐसे ही है।
आप जब कोई दुकान बनाते हैं तो आप जब आप रात करते हैं तो लोग आपको स्टेटस, बल्कि हमने उस रिसर्च में स्टूडेंट से ये पूछा था कि भाई आप क्यों नहीं कारोबार करेंगे। तो बहुत से स्टूडेंट्स ने ये जवाब दिया कि भाई अगर हमने जाके कारोबार किया तो हमारी तो अच्छे घर में शादी नहीं हो सकेगी। और सर रियलिटी है ये मैं आपको बताता हूँ, ये सोशल प्रॉब्लम है। ठीक है सर। इसलिए खाली वो एक सब्जेक्ट पढ़ा देने से मसला हल नहीं होगा। इसको मैं समझता हूँ एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देख के इसके ऊपर बाकायदा एक सोचे समझे मंसूबे के तहत काम करने की जरूरत है। एंटरप्रेन्योरशिप वरना उसका फ्रोग नहीं उसको हासिल होगा या हमारी। जबरदस्त। तो सर क्योंकि आप डिफरेंट एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, को करिकुलर एक्टिविटीज प्लेटफॉर्म के कह लें कि इंचार्ज वगैरह भी हैं, और डिफरेंट लोगों को भी आपने देखा है कि जितने भी हमारे डिबेटिंग क्लब, क्विज क्लब के लोग थे, तो अभी अगर उनकी प्रोफेशनल लाइफ को देखा जाए तो उन्होंने बहुत अच्छा ग्रूम किया और बड़ी अचीवमेंट्स हैं उनकी। तो किस तरह आप समझते हैं कि ये जितने भी एक्स्ट्रा करिकुलर या को करिकुलर एक्टिविटीज के प्लेटफॉर्म्स होते हैं, ये कौन कौन सी स्किल जो हैं वो इंजेक्ट करते हैं स्टूडेंट कम्युनिटी के अंदर, जो कि उनको प्रोफेशनल लाइफ में जो है वो बेनिफिट देते हैं? देखें मुझे ना वैसे अफसोस से ये बात कहनी पड़ती है कि हमारे मुल्क में ये बात, इस बात के ऊपर बाकायदा दलाइल देने पड़ते हैं कि जो हम निसाबी सरगर्मियां हैं या जो को करिकुलर एक्टिविटीज हैं इनका स्टूडेंट्स को फायदा है, यानी इस बात के ऊपर दलाइल देना पड़ता है। और अफसोस की बात यह है कि बहुत से लोग ऐसे पढ़े लिखे लोग हैं जो ये समझते हैं कि ये बिल्कुल एक ऐसा काम है जिसमें स्टूडेंट अपना वक्त बर्बाद करता है, ये नहीं करना चाहिए स्टूडेंट। अब आप देखें कि मैंने यहाँ ऐसे असातिज़ा देखे हैं ये हाई स्कूलों में जो बच्चों को बाकायदा मना करते हैं कि आपने अपने सिलेबस के अलावा कोई किताब नहीं पढ़नी। ये बिल्कुल ऐसी ही बात है कि जिस तरह हमें यहाँ किसी गांव के किसी इलिटरेट आदमी को जाके ये बात समझानी पड़े कि भाई आप अपने बच्चे को स्कूल भेजें क्योंकि तालीम का बड़ा फायदा है। मतलब ये है कि एक ऐसे मुआशरे में, एक ऐसी सोसाइटी में, पढ़े लिखे लोगों की सोसाइटी में कि जहाँ लोग इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज पे फजूल काम समझते हो, बड़ा मुश्किल है कि हम इसके ऊपर कहें कि जी ये बड़ी जबरदस्त चीज है। जबकि हकीकत ये है कि ये जो सारी दुनिया में जो हम निसाबी सरगर्मियां हैं ये आपके करिकुलम का पार्ट है, यानी ये कोई अलग से चीज नहीं है, ये हिस्सा है आपके करिकुलम का। इसका मतलब ये है कि आप अगर करिकुलम के अंदर आप इसको मिस कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप एजुकेशन के अंदर बहुत सी चीजों को मिस कर रहे हैं। हासिल क्या हो, देखें इसमें होता ये है कि मैं आपको एक बात बताऊं कि ये जो लिटरेचर है या ये जो कंपटीशन का एक एनवायरनमेंट होता है, ये स्टूडेंट को जबरदस्त कॉन्फिडेंस दे। जबरदस्त। मेरा एक दोस्त है, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है दुबई में। कल उसने मुझे फोन किया, उसने कहा डॉक्टर साहब ये आपके जो बच्चे हैं, आपने सुना है कि एक कैंगरू टेस्ट है एक दुनिया में मैथमेटिक्स का। मैंने कहा हाँ मैंने सुना है। तो कहता जी आपने हसनैन को वो दिलवाया टेस्ट? मैंने कहा नहीं मैंने तो नहीं अभी दिलवाया, अभी तो 3rd 4th क्लास। उसने कहा नहीं आप इसमें इसी क्लास में आप उसको दिलवाएं। मैंने अपने बच्चे को वो टेस्ट दिलवाया है और मेरे बच्चे ने पोजीशन ली है यहाँ एशिया में। और वो कहते हैं कि जिस दिन से उसकी पोजीशन आई है ना, उसका कॉन्फिडेंस लेवल ही तब्दील हो गया। मेरा छोटा बेटा है हसनैन, वो 2nd क्लास में था जब मैंने उसको प्रिपेयर किया नात के लिए, और उसने यहाँ लिबर्टी हाई स्कूल में 2nd पोजीशन ली। मैं देख सकता हूँ कि उस बच्चे की शख्सियत और उसकी नफ्सियात के अंदर कितनी जबरदस्त और कितनी मुश्किल तब्दीली आई है। ये मैंने आपको उसका एक पहलू है कि आप कंपटीशन में जाते हैं, अगर आप हारते हैं फिर भी आप बहुत कुछ हासिल करते हैं। देखिए इसमें बिल्कुल एक चीज तो ये होती है उसमें कि आप जब आप 10 लोगों में 20 लोगों में बैठते हैं और फॉर्मल डिस्कशन आप करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो इस तरह की जो मीटिंग्स होती हैं, अगर मैं आपको यूनिवर्सिटी के एनवायरनमेंट की बात करूं तो उसमें हमारे यहाँ जितने क्लास हैं उनकी फॉर्मल मीटिंग्स होती हैं। 35 40 50 लोगों में बैठ के जब आप गुफ्तगू करेंगे, हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला ये है कि हम फॉर्मल डिस्कशन नहीं कर सकते, तो उससे आपको फॉर्मल डिस्कशन की एक टेक्निक समझ में आती है।
कि आपने गुफ्तगू करनी कैसे है, गुफ्तगू करते हुए लोगों की तवज्जो कैसे हासिल करनी है, लोगों को इंस्पायर कैसे करना है, लोगों को कायल कैसे करना है, इसको हम कहते हैं कम्युनिकेशन स्किल। तो ये आपको कम्युनिकेशन स्किल आती है। दूसरा उसमें ये है कि देखें आप उसमें मैनेजमेंट भी कर रहे होते हैं और साथ में आप मैनेजमेंट भी आप सीख रहे हैं प्रैक्टिकल, यानी प्रैक्टिकली। अब देखें कम्युनिकेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है, जिस तरह से आपने एंटरप्रेन्योरशिप के कोर्स की बात की, मैं अगर आपको कोर्स पढ़ा भी देता हूँ, आपने पढ़ा भी होगा, तो थ्योरी पढ़ने से ये कम्युनिकेशन नहीं आती। कम्युनिकेशन आती है प्रैक्टिकली कम्युनिकेट करके, तो वहां आपको कम्युनिकेशन मिलती है और मैनेजमेंट स्किल मिलती है। और तीसरी सबसे बड़ी चीज, आपको वहां लीडरशिप मिलती है। ये नहीं होता कि सिर्फ सदर जो होता है वही लीड कर रहा होता है। जब आप फंक्शन कर रहे होते हैं तो उसमें हर आदमी लीड कर रहा होता है, उसका अपना डोमेन होता है जिसके अंदर वो लीडर होता है, और उसमें वो पर्टिकुलर जो उसका सेगमेंट होता है या जो इवेंट का जो एक पार्ट होता है, उस पार्ट को वो लीड कर रहा है, तो आपको लीडरशिप आती है। तो ये फिर डिसीजन मेकिंग आती है आप। फिर उसमें यह है कि जब आप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कम्युनिकेट करते हैं, अपनी सीनियर मैनेजमेंट के साथ यानी यूनिवर्सिटी ऑफिशियल्स के साथ, तो आप चीजें राइट अप करके उनको देते हैं, उससे आपकी एक ट्रेनिंग होती है। और ये सारी चीजें जब होती हैं तो इसका जो आउटकम है वो क्या है, वो कॉन्फिडेंस, कि आप में एतमाद पैदा होता है, आपकी शख्सियत में एतमाद पैदा होता है। याद रखें, अगर आदमी की शख्सियत में कोई सबसे बुनियादी और सबसे बड़ी खूबी है, तो वो एतमाद जो उसमें पैदा होता है। जबरदस्त। और लोग लाखों करोड़ों रुपया खर्च करके भी, अपनी बड़े बड़े अमीर लोग मैंने देखे हैं, वो अपने बच्चों के अंदर एतमाद पैदा नहीं कर सकते। तो लिहाजा बच्चों के अंदर एतमाद पैदा कैसे करना है, डिसीजन मेकिंग उनके अंदर कैसे लेके आनी है, उनको कम्युनिकेशन कैसे आए, कम्युनिकेशन उनको बेहतर हो, उनकी मैनेजमेंट स्किल अच्छी हो, उनके अंदर लीडरशिप आए, ये सारी चीजें उनको कहाँ मिलती हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर और को करिकुलर एक्टिविटीज से मिलती हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये इंटीग्रल पार्ट है करिकुलम का, और इसको लाजमी तौर पर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद, आपको पता है इस मामले में पूरे पाकिस्तान में लीड कर रही है। एक जबरदस्त नेटवर्क मौजूद है जो पाकिस्तान की बाकी यूनिवर्सिटीज में नहीं है। ये कम अज कम जो मेरी मालूमात है उसमें वो ये है कि मैंने वो नहीं, और उसमें वो स्टूडेंट्स को भी इंगेज कर रही है। लेकिन पिछले दिनों हमारी मीटिंग हो रही थी तो उसमें यह है कि जो हमारे क्लब्स हैं उसमें 1000 लोगों को हम इंगेज करते हैं। हमारी यूनिवर्सिटी की जो स्ट्रेंथ है वो तो 29-30,000, उसके लिए बाकी जो 29,000 स्टूडेंट्स हैं उसके लिए यूनिवर्सिटी ने एक अलग से सिस्टम बनाया हुआ है टीचर्स। इस तरह से वो 30,000 स्टूडेंट्स को इंगेज करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये बाकी यूनिवर्सिटीज जो हैं उनको भी इसको बेहतर करना चाहिए, और नो डाउट जो हमारी यूनिवर्सिटी है उसमें भी गुंजाइश है, ज्यादा इफेक्टिव बनाया जा सकता है। खासतौर पर चीजें उनको मजीद मैं समझता हूँ इफेक्टिव बनाने की जरूरत है। लेकिन ये है कि ये स्कूल लेवल से शुरू होना चाहिए। आप अंदाजा करें कि मैं कम्युनिकेशन पढ़ाता हूँ और मेरे पास जब बीएससी में स्टूडेंट्स आते हैं एफएससी करने के बाद, तो क्लास में आपको मालूम है कि एक्सटेंशन में हम प्रेजेंटेशन, बिल्कुल सर, मतलब ये बात मेरे लिए बड़ी हैरान कुन है कि उसमें 50% से ज्यादा स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो जिंदगी में पहली दफा स्टेज पे आ रहे होते हैं या लोगों के साथ फॉर्मल गुफ्तगू कर रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। 50% से ज्यादा लोग होते हैं। ये मेरा पिछला 10 साल का समझ लें कि सर्वे जो है ना उसका आउटकम है। ये बड़ी बदकिस्मती है। फिर हम कहते हैं हमारे स्टूडेंट्स को कम्युनिकेशन नहीं आती है, हमारे स्टूडेंट्स को, ये हमारे पूरे पाकिस्तान काल में है ना, ये हमारे स्टूडेंट्स को कम्युनिकेशन नहीं आती है, हमारे स्टूडेंट्स को गुफ्तगू करनी नहीं आती, हमारे स्टूडेंट्स जो है वो कम्युनिकेशन में बड़े पीछे हैं। जब हम अपने जो, तो मैं समझता हूँ कि ये बज़्म अदब होता था हमारे दौर में स्कूल्स के अंदर, उसमें यही एक्टिविटीज होती है। तो मैं समझता हूँ कि स्कूल लेवल से ये सारी चीजें जो है ना, ये स्टेप बाय स्टेप स्टूडेंट के ज़हन में इनकलकेट होनी चाहिए, और जब वो यूनिवर्सिटी में आए तो फिर वो एक हायर लेवल की वहाँ पे एक स्पीच जो है या एक टॉक जो है काबिल होकर उसमें उसका हिस्सा ले सकते। जबरदस्त। सर मैं अब आपसे पूछूंगा कि पाकिस्तान जैसे डेवलपिंग कंट्री के अंदर जहाँ के हमारे फार्मर्स भी आपको पता है कि वेल एजुकेटेड नहीं है, या उनके पास जो है वो एक्सपोजर नहीं है उनका अपॉर्चुनिटीज तक, तो ऐसे सिचुएशन में या ऐसे सिनेरियो में एक एक्सटेंशन वर्कर जो है वो किस तरह
इफेक्टिवली अपना रोल प्ले कर सकता है इस एग्रीकल्चर सिस्टम के अंदर, उनके एटीट्यूड को देखें ये बड़ा चेंज मुश्किल करके। सवाल है, और ये एक पॉलिसी मैटर है जिसको आपने डिस्कस किया है। इसमें ना एक फैक्टर नहीं है, बिल्कुल ठीक है। इसमें बीसियों फैक्टर्स हैं, जिसमें जाहिर है मैं समझता हूँ अगर आप इस पर बात करें तो अलग से इसमें एक प्रोग्राम, लेकिन इसमें मैं आपको मुख्तसरन ये बताता हूँ कि जब कोई भी एक्सटेंशन वर्कर जाता है के पास जाता है और उससे बात करता है, तो उसमें पहली बात ये है कि जो टेक्नोलॉजी इन हैंड है, ये जो इनोवेशन इन हैंड, इस इनोवेशन को वो बयान कर रहा है फार्मर्स के साथ, उस इनोवेशन में दम होना चाहिए। अगर उस इनोवेशन में दम नहीं है तो आप जितना मर्जी बड़ा एक्सटेंशनिस्ट ले आए, फार्मर उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं करेगा, क्योंकि आफ्टर ऑल फार्मर जो है वो एक इंसान है और वो एक बड़ी समझदार एंटिटी है। हम समझते ना कि वो इलिटरेट है, वो इलिटरेट ठीक है, वो लेकिन ऐसा नहीं है कि वो जाहिल है, जाहिल बिल्कुल नहीं है। मैं इस थ्योरी को नहीं मानता और मैं अपने स्टूडेंट्स को ये बताता हूँ कि हमारा फार्मर, अब देखें मिसाल के तौर पर मेरे वालिद साहब है, मेरे वालिद साहब 5 जमातें पास थे, तो क्या मेरे वालिद साहब जाहिल थे या क्या उनको एग्रीकल्चर नहीं आती थी? देखें हमारे यहाँ लोग गली मोहल्लों में रहते हैं, अपने ताल्लुकात निभाते हैं, अपने बच्चों को पालते हैं, बच्चों को अच्छी एजुकेशन दिलवाते हैं, यूनिवर्सिटियों में भेजते हैं। हमारी यूनिवर्सिटी में आप सर्वे करके देख लें, 50% से ज्यादा जो बच्चे यहाँ आ रहे होते हैं उनके पेरेंट्स 2, 4, 5 जमातें पास होते हैं या अनपढ़ होते हैं। तो क्या वो सारे जाहिल हैं जिन्होंने अपने बच्चों को यहाँ यूनिवर्सिटी में भेजा? यूनिवर्सिटी में बच्चे भेजने वाले जाहिल होते हैं? फिर वो अपने बच्चे बच्चियों के रिश्ते करते हैं, अपनी रिश्तेदारियां बड़े आला तरीके से निभाते हैं, बड़े समझदार लोग होते हैं, समझदार लोग, सियाने लोग होते हैं। लिहाजा एजुकेशन जो है, एजुकेशन की भी बुनियाद आपने पढ़ा है कि कई टाइप्स हैं, इसकी 3 बुनियादी टाइप्स हैं। फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम के अंदर उनकी एजुकेशन नहीं होती, लेकिन इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल सिस्टम के अंदर उनकी जबरदस्त एजुकेशन होती है, और वो उस कैटेगरी में हमसे ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं। जबरदस्त। इसलिए ये तो एक एक्सटेंशन का अलग सब्जेक्ट है कि एक्सटेंशन हमें कैसे करनी चाहिए और इसके बुनियादी, इसका फलसफा क्या है और इसके जो बुनियादी असूल है वो क्या है। ये बुनियादी तौर पर उसका बुनियादी असूल है जिसको हम कहते हैं सुप्रीम इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिविजुअल, को क्यों करना है हम। लेकिन मैं ज़ाहिर है इसको एकेडमिक नहीं बनाऊंगा आज की इस डिस्कशन को। सादा मैं ये बात बताता हूँ कि जब आप फार्मर के पास जाते हैं तो 2 चीजें, पहली चीज है इनकम। फार्मर के सामने आपने ये बात साबित करनी है टेबल के ऊपर या ऑन पेपर कि जो इस वक्त टेक्नोलॉजी आपके हाथ में है उसको अगर फार्मर अडॉप्ट करे, यानी जो आप उसको एक साथ देने जा रहे हैं, तो उससे ये है कि उसको प्रॉफिट या इनकम ज्यादा हो। इसके ऊपर फार्मर को आपने कन्विंस करना है, और जब वो कन्विंस हो जाएगा तो फिर वो डेफिनेटली उसको, अब कन्विंस कैसे करना है उसके डिफरेंट आपको पता है एक्सटेंशन मेथड है, उसके रिजल्ट डेमोंस्ट्रेशन सबसे हम समझते हैं फैक्टर्स। तो पहली चीज ये है। दूसरी चीज है हेल्थ। हेल्थ के ऊपर हम लोगों को सेंसिटाइज कर सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ हम लोगों को सेंसिटाइज कैसे करें। एक ये है कि हम उनको इस ग्राउंड के ऊपर सेंसिटाइज कर सकते हैं कि भाई ये जो टेक्नोलॉजी आप अडॉप्ट करेंगे इसका रिलेटिव एडवांटेज है। यानी अगर आपको 50,000 रुपया इनकम आती है एक खेत से, 1 एकड़ से, तो इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने से आपको मेहनत कम करना पड़ेगी, पैसे आपको 60-70 हजार ज्यादा मिलेंगे। समझ आ रही बात। और दूसरा चीज ये है कि हम उसको कहते हैं कि देखें कि पैसे अगर आपके थोड़े ज्यादा, अगर आपको ना भी ज्यादा मिले, इसमें यह है कि आपकी सेहत जो है वो महफूज रहेगी। मैं समझाने के लिए आपको किचन गार्डनिंग की मिसाल दे सकता हूँ। किचन गार्डनिंग अगर आप घर में सब्जी उगाते हैं तो आपको महंगी पड़ती है, लेकिन उसमें तो फिर क्यों उगाए एक आम आदमी किचन गार्डनिंग क्यों उगाए? ये उगाए कि भाई उसकी सेहत सेफ है। लेकिन अब ये सारी दुनिया में दो ही चीजें
मतलब एक आप समझ लें कि सेंसिटाइज करने के लिए फार्मर को ये दो ही ग्राउंड जो हैं या आर्गुमेंट है उनके सारी दुनिया। लेकिन पाकिस्तान में जो दूसरा आर्गुमेंट है वो बहुत वीक है, क्योंकि लोग अपनी हेल्थ के बारे में बहुत ज्यादा कॉन्शियस नहीं है। किस बंदे को नहीं पता, लोगों को शुगर होती है और पैप्सी पी रहे होते हैं, ठीक है। किस बंदे को नहीं पता कि ये जो सुर्ख मिर्च हम खाते हैं ये हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं है। ये जो नमक हम खाते हैं, हमें ब्लड प्रेशर होता है, लेकिन नमक हमने अपने टेस्ट के ऊपर हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। लिहाजा सेहत जो है हमारे यहाँ वो प्रायोरिटी नहीं। इसलिए मैं समझता हूँ कि इफेक्टिवली इस ग्राउंड के ऊपर हम लोगों को सेंसिटाइज नहीं कर सकते। करनी चाहिए, हम इसके ऊपर बात करनी चाहिए, लेकिन असल जो बुनियादी नुक्ता है वो यही है, फार्मर ये चाहता है कि उसको मेहनत कम करनी पड़े और मुनाफा उसको ज्यादा हो। आप कोई भी टेक्नोलॉजी उसके पास ले आए, उसको समझा दें, उनको कन्वेंस कर दें, उसको आप प्रैक्टिकली करके दिखा दें, तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि फार्मर उसको अडॉप्ट करे। ये सब किस्से हैं कि फार्मर अडॉप्ट नहीं करता। फार्मर अगर अडॉप्ट नहीं करता तो उसमें हम सारा इल्जाम फार्मर पे डाल देते हैं। तो भाई हमें अपनी जिम्मेदारी खुद कबूल करनी चाहिए, रिसर्चर को कबूल करनी चाहिए और उसके बाद एक्सटेंशनिस्ट को कबूल करनी चाहिए। फार्मर का इसमें मैं समझता हूँ कोई कसूर नहीं है। फार्मर हमेशा जो है, फार्मर की रोजी रोटी उसके साथ जुड़ी हुई है भाई, लिहाजा वो हमेशा वो काम रिस्की काम फार्मर नहीं करता। तो आप एतमाद उसको किसने देना है? एक्सटेंशन वर्कर ने देना है ना। एक्सटेंशन वर्कर ने किस बुनियाद पे उसको एतमाद देना है? इनोवेशन की बुनियाद पे। उसको यकीन होना चाहिए कि ये जो इनोवेशन उसके पास है, ये फार्मर जब इसको अडॉप्ट करेगा तो नफा नहीं होगा। अच्छा, होता ये है मार्केटिंग कंपनियों की तरह हमारे एक्सटेंशन वर्कर जाते हैं, झूठ सच बोल के अपनी कार्रवाई करके चले जाते हैं। फार्मर उसको अडॉप्ट करता है, ना उसकी सुपरविजन होती है एक्सटेंशन वर्कर की, फार्मर अपने तौर पे करता है, फार्मर गलती भी कर लेता है। आउटकम उसका जब ये निकलता है कि उसका नुकसान होता है फायदे की बजाय, तो नतीजा क्या निकलता है कि उसका जो एतमाद है एक्सटेंशन वर्कर के ऊपर, उसकी सतह बहुत कम हो जाए। वो समझता है कि भाई अगर एक्सटेंशन वर्कर की बात मैं ना मानता तो मेरा, अब देखें कितनी खतरनाक बात है, तो उसके जहन में ये बात आ रही है कि अगर मैं एक्सटेंशन वर्कर, इसकी वजह सिर्फ एक्सटेंशन वर्कर नहीं होता, गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी होती, ये एक अलग से डिबेट है। नतीजा इसका ये निकला है कि एक्सटेंशन वर्कर के ऊपर उसका जो एतमाद है वो मकरूह होता है। और ये पिछले मैं देख रहा हूँ पिछले 20-30 साल से, 40 साल से, जब से मैं ये ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मेरा भी एक देहात से था, तो मुझे याद है कि जब हम छोटे थे और वहाँ चौक में रात आया करते थे और फिर हम अपने बाबा जी और दादाजी की बातें के बारे में तो रहा थी। तो ये पिछले कई दहाइयों से हो रहा है और उसके नतीजे में जो हमारा जो वर्कर है एक्सटेंशन वर्कर, उसका एतमाद पूरी तरह मजरूह हो चुका है। लिहाजा ये सारी कहानी जो है ना, तो शुरू यहाँ से होना चाहिए कि हमें एतमाद बहाल करना है। सबसे पहले एक्सटेंशन डिपार्टमेंट का एतमाद हमने बहाल करना है अपने ज़राअत अफसरों का। तो उसके नतीजे में क्या होगा कि जो हमारा फार्मर है वो उनकी बात सुनने के लिए तैयार होगा। जब फार्मर उनकी बात सुनेगा, फिर हमने बाकायदा डिमॉन्स्ट्रेट करनी है टेक्नोलॉजी, और उसके बाद जब वो अडॉप्ट करने लगे तो फिर हमें उसको सुपरवाइज करना है ताकि वो, और इस अडॉप्शन के नतीजे में उनको फायदा। यकीन करें कि अगर कोई एक्सटेंशन वर्कर मशवरा देता है, मैं भी पिछले 2 साल से काश्तकारों को मशवरा दे रहा हूँ, तो काश्तकार आपकी जान ही नहीं छोड़ते। लोग कहते हैं ना काश्तकार बात नहीं सुनते, मैं कहता हूँ काश्तकार आपकी जान, आपको अपना फोन बंद करना पड़ जाता। बिल्कुल ऐसे ही है। ये मैं आपको मिसाल देता हूँ, डॉक्टर जफर साहब एक्सटेंशनिस्ट थे, ठीक है, एक्सटेंशनिस्ट थे, यहाँ उन्होंने एक्सटेंशन में पीएचडी की थी। डॉक्टर जफर मरहूम फौत हो गए, बड़ा नुकसान हुआ। यकीन करें मैंने उनको देखा, ठीक है। फार्मर ये लैंड क्रूजर और पजारो और बड़ी बड़ी गाड़ियां लेके उनके पीछे फिरते थे। जब वो यहाँ फैसलाबाद में आ जाते कि हमारा जी ऑर्चर्ड विजिट कर लें, हमारा जी फार्म देख लें, डॉक्टर साहब ने ये मसला दे दिया। मसला क्या था? मसला ये था कि फार्मर्स को एतमाद था इस बात पर कि अगर ये बंदा हमारा ऑर्चर्ड एक विजिट कर लेगा तो हमारी पैदावार जो है वो बढ़ेगी।
तो हमारी पैदावार जो है इसलिए लोग उसके पीछे थे। तो लिहाजा ये सारे जो फैक्टर्स हैं इनको हमने सामने रखना है, और अगर हम सामने रखें तो हमारे यहाँ इतना पोटेंशियल है। आप अंदाजा करें, मैं इसमें आपको छोटी सी एक मिसाल देता हूँ कि यहाँ फैसलाबाद में 7 लाख एकड़ रकबे के ऊपर गंदम काट। ठीक है। और यहाँ की एवरेज औसत पैदावार कितनी है? 30-35 मन है। एक अच्छा फार्मर जो है, मतलब हर गांव में 15-20-30 फार्मर ऐसे होते हैं जिनकी पैदावार 50 से 60 टन फी एकड़ आ रही होती है गन्ने। ठीक है। इसका मतलब ये है कि 35 से हम 50 तक और 60 तक हम आसानी जा सकते हैं। ठीक है। मैं आपको 50 तक नहीं, 60 तक नहीं लेके जाता। मैं कहता हूँ सिर्फ 2 मन पैदावार बढ़ाए अगर एक्सपेंशन करकर अपनी एफर्ट, सिर्फ 2 मन फी एकड़। अगर 30 है तो 32 हो जाए, 35 है तो 37 हो। इसका इम्पैक्ट पता कितना आएगा? 14 लाख मन गंदम आपको जिला फैसलाबाद से इजाफी मिलेगी। और इसको अगर आप जो सरकारी रेट है 1300 के साथ 1300 के साथ आप मल्टीप्लाई करें तो ये 2 अरब रुपया बनता है। जबरदस्त। 2 अरब रुपया हमारी मईशत के अंदर शामिल होगा। और उसमें आप देखें मजदूर से लेकर आड़ती और फैक्ट्री ओनर और कंज्यूमर सब लोग उसके बेनिफिशियरी हैं। 2 अरब बिल्कुल ऐसी। ये मैंने आपको एक डिस्ट्रिक्ट की एक क्रॉप की बात बताई है। अगर 36 डिस्ट्रिक्ट हैं तो उसके साथ आप मल्टीप्लाई करें तो ये तकरीबन 70 से 80 अरब रुपया बनता है। सिर्फ एक क्रॉप है। तमाम मेजर क्रॉप्स को आप कैलकुलेट कर लें, यानी इसमें जस्ट आप उसका पोटेंशियल चेक करें भैया। ठीक है ना? मतलब जस्ट इमेजिन। और ये किसने करना है काम? ये ज़ाहिर एक्सपेंशन ने करना है। अगर रिसर्च समझती है और गवर्नमेंट समझती है कि टेक्नोलॉजी मौजूद है और हमारे पास फर्टाइल लैंड मौजूद है, मेहनती काश्तकार मौजूद है, पानी मौजूद है, इनपुट सारे मौजूद है, तो मुझे बताओ 2 मन पैदावार 4-5 मन पैदावार फी एकड़ बढ़ाने के लिए तो ये कितना बड़ा टास्क है, कितना बड़ा काम है। लिहाजा इस जबरदस्त पोटेंशियल को टैप क्यों नहीं किया जा रहा, इस पोटेंशियल को हम मटेरियलाइज क्यों नहीं कर रहे, इसके ऊपर आपको अलग एक प्रोग्राम चाहिए। बिल्कुल ठीक है ना, कि इसमें मसाइल क्या है या क्यों नहीं काम, इसके ऊपर जाहिर है एक अलग डिस्कशन अगर आप करेंगे तो रख लेंगे। लेकिन मैंने आपको बता दिया है कि पोटेंशियल इसमें जबरदस्त है। ठीक है। और इस वक्त जो हमारा क्राइसिस है वो एक्सटेंशन का क्राइसिस है, वो रिसर्च का क्राइसिस कम है, एक्सटेंशन का क्राइसिस है। यानी गवर्नमेंट अगर रिसर्च को 1 रुपया देती है तो एक्सटेंशन को उसे 2 रुपया देने चाहिए ताकि हमारे मुल्क में एक्सटेंशन एक्टिविटी बढ़े। जबरदस्त। एक्सटेंशन एक्टिविटी बढ़ेगी तो हमारे मुल्क की पैदावार बढ़ेगी। जबरदस्त। सर इसमें बिल्कुल आपकी बातें जो है माशाल्लाह बड़ा यानी कि कह लें कि हमारे ऊपर क्योंकि प्रोफेशनल लाइफ में हम भी तो हमको भी जो है ना सोचने के लिए एक नया एंगल और एक नया जो है वो एक्सप्लोर कर रहे हैं हम भी। तो सर इसमें मैं आपसे पूछूंगा कि हमारे जब एग्रेरियंस हैं जब वो डिग्री ले लेते हैं फील्ड में आते हैं तो उनको अपना आप जो है ना वो कह लें कि सेल करना नहीं आता या कह लें कि एडवर्टाइज करना नहीं आता, तो इसके लिए यानी कि क्या करना चाहिए उन्हें या किस यानी कि कह लें कि सिस्टम के तहत जो है ना उनमें ये चीज़ें इंजेक्ट की जा सकती है। जिस तरह आपने भी मिसाल दी वो डीवीएम वाला है 20,000 रुपया ले रहा है, तो इसमें किस चीज़ का यानी कि आप फुकदान समझते हैं स्टूडेंट लेवल? इसमें बड़ी वाज़ेह बात है, स्किल का फुकदान है। ये नहीं जो सलाहियत है उसका फुकदान है ना, और तो कोई मसला ही नहीं है। ठीक है। मुझे आप बताएं कि मैं इसकी आप छोटी सी एक मिसाल देता हूं। जी। बल्कि मिसाल नहीं, मैं आपको एक तारीख का हवाला देता हूं। और हवाला ये है कि 60-70s में जब यहाँ जब बीएससी ऑनर 4 साल डिग्री प्रोग्राम जब होता था, ये 60-70s की बात कर रहा हूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद। ठीक है। तो उस वक्त इस प्रोग्राम को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया। 2 साल पहले और 2 साल बाद वाले स्पेशलाइजेशन वाले।
जो पहले 2 साल थे, उन 2 सालों के बाद अगर कोई स्टूडेंट चाहता तो उसको एक सर्टिफिकेट दे दिया जाता, लाइसेंशिएट ऑफ एग्रीकल्चर का, जिसको आप समझ लेंगे फार्म मैनेजर का सर्टिफिकेट। ठीक है। लेकिन अगर स्टूडेंट कंटिन्यू करना चाहता तो आगे वो स्पेशलाइजेशन कर लेता। जबरदस्त। यानी हम, और वही करिकुलम है, याद रखें, वो जो एनुअल सिस्टम वाला करिकुलम था, ये वही करिकुलम है इस वक्त हम पढ़ रहे हैं। सिर्फ ये है कि वो उस वक्त उसको एनुअल था, अब ये बाई एनुअल है, यानी स्पेशलाइज कर दिया गया है। उसी कोर्स को पकड़ा और पकड़ के 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया, वही चीजें पढ़ रहे हैं। मुझे बताओ कि जो एग्रीकल्चर है ना, बेसिकली जो स्टूडेंट को हम सिखाते हैं तमाम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियों में, वो एग्रीकल्चर हम सिखाते हैं कि पहले 2 साल में हम स्टूडेंट को फार्म मैनेजर की ट्रेनिंग दें। ठीक है। यानी हम समझते हैं कि पहले जो करिकुलम हमारा डिजाइन किया गया है उसके मुताबिक स्टूडेंट को पहले 4 सेमेस्टर के बाद एक फुल फ्लैज प्रोफेशनल कॉम्पिटेंट फार्म मैनेजर होना चाहिए। यानी वो कोई भी 400, 500, 1000 एकड़ का फार्म जो है उसका जाके चार्ज ले, और लेने के बाद उसकी फार्म की जो ग्रोथ है, जो प्रोडक्शन है, वो पहले से ज्यादा बढ़ जाए। जबरदस्त। ये है मतलब प्रोफेशनल फार्म मैनेजर। लेकिन मुझे बताओ कि आप भी फील्ड में हैं, आपके पास भी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट आते हैं, क्या मैं तो पहले 4 सेमेस्टर की बात करता हूँ ना, क्या 8 सेमेस्टर वाले भी ये कर सकते हैं? नहीं सर, कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। तो अगर नहीं कर सकते तो फिर यही भुगतान है ना। मुझे बताओ, अगर आपके अंदर स्किल है ना भाई, जी, मैं इसकी सादा सी बात आपको बता देता हूँ कि यहाँ हमारे मैं नाम भी ले देता हूँ, साजिद संधू साहब। साजिद इकबाल संधू साहब, वो भाई लेक्चरर थे यूनिवर्सिटी में, रिजाइन करके चले गए, अपनी जमीन भी नहीं थी। मैं और आप तो, हमारी तो जमीन होगी ना, तो 10-15 एकड़, हम जाके वहां जमीन के ऊपर बैठ जाएंगे। जमीन भी नहीं थी, अपनी ठेके पे जमीन ली। जबरदस्त। रिजाइन करने के बाद क्यों? उनको कॉन्फिडेंस था, उनके पास स्किल थी, और वाकई थी उनके पास स्किल। वो जब यहाँ लेक्चरर थे उस वक्त ही हमें पता था कि उनके पास स्किल है भाई, उनके पास स्किल है। अच्छा, वहां गए और वहां जाने के बाद उन्होंने 12 एकड़ के ऊपर टनल फार्मिंग शुरू की। तो एक दफा मैं वहां गया, उन्होंने यहाँ कोई सेमिनार ऑर्गेनाइज किया हुआ था, तो मुझे भी दावतनामा आया, तो मैं वहां गया। साजिद संधू साहब हमारे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं आप। उस सेमिनार में मेरी उनके से पहली मुलाकात हुई थी, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जनाब डॉक्टर साहब कितने पैसे कमा लेते हैं? ये बड़ा बुनियादी सवाल है, हम लोग करते हैं, हम चीजों को जाजी इसी दायरा इसी हवाले से करते हैं। बिल्कुल। तो उन्होंने कहा जी डॉक्टर साहब बात यह है कि जितने पैसे यूनिवर्सिटी में मैं 1 महीने के लेता था ना, यहाँ से मैं 1 दिन में कमा लेता। जबरदस्त। तो भाई ये है कि ये चीज स्किल है। अगर आपके पास स्किल नहीं है तो फिर आप मोहताज हैं कंपनी। जबरदस्त। फिर आपको और अगर आपके पास बिल्कुल स्किल नहीं है तो फिर आप किसी सरकारी महकमे के मोहताज हैं। थोड़ी बहुत स्किल है तो प्राइवेट सेक्टर में आप चल जाएंगे, लेकिन अगर आप बिल्कुल ही कोरे हैं तो फिर आपके लिए पब्लिक सेक्टर बेस्ट है। ये मैं अफसोस के साथ बात कर रहा हूँ ना, क्योंकि वहां हम चल जाते हैं। बिल्कुल यही वजह है कि ये सब लोग जो हैं असल में एतमाद नहीं होता, और एतमाद जो है ना वो आपको आता है नॉलेज, वो आपको आता है स्किल से। तो अगर आपके पास नॉलेज हो, अगर आपके पास स्किल हो, तो फिर आप प्रेफर करते हैं कि आप अपना काम करें। मैंने आपको साजिद इकबाल संधू की एक मिसाल दी है, 20 एग्जाम्पल का दे सकता हूं। जबरदस्त। फिर आप प्रेफर करते हैं कि आप अपना काम करें, फिर आप एंटरप्रेन्योरशिप को प्रेफर करते हैं। लेकिन जब आपके पास स्किल नहीं होती, नॉलेज नहीं होता, कॉन्फिडेंस नहीं होता, आपको समझ नहीं होती कि आपने काम करना कैसे है, काम चलाना कैसे है, तो फिर जाहिर है फिर आप बैठ जाते हैं। फिर आप इसलिए
हमारी जो यूनिवर्सिटियां हैं, नो डाउट यूनिवर्सिटियों से अगर बात करें ना, आप यूनिवर्सिटियों के अपने मैं यूनिवर्सिटी को नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि ये गवर्नमेंट को बैठ के एक पॉलिसी बनानी चाहिए, यूनिवर्सिटियों को इक्विप करें। पहले तो ये फैसला कर लेना कि एजुकेशन को सब्सिडाइज करना है या नहीं करना। ठीक है। अगर एजुकेशन को, हायर एजुकेशन को सब्सिडाइज करना है तो फिर यूनिवर्सिटियों को पैसे दें, ताकि यूनिवर्सिटियां जो हैं वो जितने उनके स्टूडेंट्स हैं उसी हवाले से वो प्रैक्टिकल स्टूडेंट्स की स्किल डेवलपमेंट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते। और जब बनाएंगी तो फिर ही हम ट्रेनिंग देंगे ना स्टूडेंट्स। बिल्कुल ऐसे ही। तो अगर आप ये सोचते हैं कि चार दीवारी के एक क्लासरूम की चार दीवारी के अंदर आप स्टूडेंट को एग्रीकल्चर सिखा देंगे, ये मुमकिन नहीं है। इस तरह के ख्वाब नहीं देखने चाहिए आदमी को, थोड़ा रियलिस्टिक। सर उसके अलावा जितने भी एग्रीकल्चर कंट्रीज हैं, अगर हम उसकी डेवलपमेंट को थोड़ा सा स्टडी करें तो हम देखते हैं कि उसमें एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट के बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन की डेवलपमेंट होती है, उसके बाद जो है वो सर्विस सेक्टर फिर अपना रोल प्ले करता है और सबके ऊपर जो है वो डोमिनेंट हो जाता है। तो क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर में कह लें कि वैक्यूम बहुत ज़्यादा सर्विस सेक्टर का, इसमें आप ट्रेनिंग्स करवा सकते हैं, इसमें आप मार्केटिंग कर सकते हैं। तो सर्विस सेक्टर की आप यानी कि किस तरह इसके रोल को जो है ना वो एक्सप्लेन करेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर? देखिए, मैं समझता हूँ कि एग्रीकल्चर अगर डेवलप होना शुरू हो जाए ना तो इसके अंदर बहुत बड़ा सर्विस सेक्टर एग्रीकल्चर के अंदर क्रिएट हो जाए। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं इसमें अब छोटी सी एक मिसाल देता हूँ कि एक फार्मर है, उसकी जो प्रोडक्शन है वो मैं आपको कहता हूँ जी कि उससे वो इनकम ले रहा है 50,000 रुपए सालाना इनकम ले रहा है 1 एकड़ से। तो जो हमारे एग्रीकल्चर प्रोफेशनल्स हैं ये उनके पास जाते हैं, हमारे जो स्टूडेंट्स ग्रेजुएट, और वो उसको कहते हैं जी बात ये हमारे साथ एक कॉन्टेक्ट करें, हम आपकी जो प्रोडक्शन है उसको इनकम है उसको हम 50,000 से 1 लाख तक लेके जाएंगे। ठीक है। और उसमें से हम 60,000 रुपए आपको देंगे और बाकी 40,000 हम रखेंगे। ठीक है, लेकिन आपने हमारे मशवरे के ऊपर काम कर। ठीक है। मुझे बताओ, कोई फार्मर इनकार करेगा? कोई भी नहीं करेगा, उसे प्रॉफिट मिल रहा है, 10,000 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहा है, उसको एक मशवरा देने वाला आदमी फ्री में मिल रहा है। अच्छा, इसके साथ ज़ाहिर गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी, कुछ बैंक इस तरह से अभी भी दे रहे हैं। थोड़ा सा कोई आसान सिस्टम बना दिया जाए कि इस तरह की कंपनीज के साथ बैंक अटैच हो जाए ताकि वो इनपुट्स प्रोवाइड करें। मुझे बताओ कितना बड़ा सर्विस सेक्टर क्रिएट हो गया। क्या आपने एडवाइजरी सर्विसेज दे, जबरदस्त क्रिएट हो गया सर्विस सेक्टर। तो ये मैंने आपको एक मिसाल दी है कि एग्रीकल्चर के अंदर बहुत बड़ा एक सर्विस सेक्टर क्रिएट हो सकता है। फिर आप देखें ये अगर हम देखें ना, ये एक एस्टैब्लिश्ड बात है कि हमारे जो हमारा जो फार्मर है वो अगर जमीन सॉइल टेस्ट अगर करवा ले तो उसकी खाद की 30% सेविंग होती है और उसकी पैदावार भी बढ़ती है। क्योंकि जब हम ये समझते हैं कि अगर जमीन को कम खाद दें तो पैदावार कम होती है, जमीन को ज्यादा खाद देने से भी पैदावार कम होती है। क्योंकि जब आप कोई एक जब आप एलिमेंट ज्यादा डालते हैं ना तो वो दूसरे को सप्रेस कर देता है, इसके लिए बैलेंस चाहिए। ठीक है, तो लिहाजा बैलेंस फर्टिलाइजर के लिए, फर्टिलाइजर को एक तरफ बचाने के लिए और दूसरी तरफ पैदावार बढ़ाने के लिए क्या चाहिए हमें ये सॉइल टेस्टिंग लैब्स चाहिए। ठीक, आपको पता है कितने % लोग अपनी जमीन का टेस्ट करवाते हैं? 5% लोग भी नहीं करवाते सर। मेरे पास अक्सर लोग आते हैं कि जुनेद साहब हमने टेस्ट करवाना है, कोई बंदा हमें बताए, उन्हें पता ही नहीं है टेस्ट किधर से होने हैं, पता ही नहीं है। मैं अर्ज करता हूँ कि गवर्नमेंट का डाटा जो भी चाहिए, मैं गवर्नमेंट डाटा को कोड नहीं कर रहा, गवर्नमेंट का डाटा डिफरेंट। लेकिन मैं आपको कहता हूँ अगर आपको जो मैं डेटा दे रहा हूँ इसमें कोई डाउट है, किसी गाँव में चले जाएं, 70-80 बंदे इकट्ठे करें, उनसे पूछें कि पिछले 2 सालों में कितने लोगों ने टेस्ट कराया, 5 बंदे भी नहीं खड़े होंगे, नहीं खड़े होंगे। किसी गाँव में चले जाए, इनवेरिएबली पंजाब की बात कर। तो मुझे बताओ कि अगर हमारे फार्मर ये टेस्ट करवाना शुरू करते हैं, या अगर हम प्राइवेट सेक्टर स्टूडेंट्स को, अगर हम अपने ग्रेजुएट्स को इनकरेज करें
कि वो यूनियन काउंसिल लेवल पे छोटे छोटे अड्डों के ऊपर वहां पे ये सॉइल टेस्टिंग लैब बनाएं, और जिस तरह से कंपनीज अपने मार्केटिंग के लोग रखती हैं, इसी तरह से वो अपने एडवाइजरी ऑफिसर्स रखें जो देहात में जाएं, जो लोगों जो मार्केट करें अपना प्रोडक्ट, लोगों को बताएं, और वहां सैंपल लें, सैंपल कलेक्ट करें, रीजनेबल फीस रखें, वहां आके टेस्ट करवा के रिपोर्ट उनके घर जाके दें फार्मर्स को। सर्विस सेक्टर क्रिएट हो गया। जबरदस्त। तो लिहाजा ये मैंने आपको दो मिसालें दी हैं। मैं कहता हूँ इसके अंदर बहुत बड़ा सर्विस सेक्टर क्रिएट हो सकता है एग्रीकल्चर के अंदर, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए भाई स्किल चाहिए और गवर्नमेंट की पॉलिसी चाहिए। मैं आपको एक चीज समझा दूं, ये जो एक्सटेंशन में अभी तक जो हम तसव्वुर है ना पढ़ते रहे हैं, ये सिर्फ उसी तरह से जिस तरह से तबलीगी जमात वाले जाके नसीहत करते हैं, उसी तरह की उस तरह की नसीहत नहीं है। दुनिया की कोई सोसाइटी बाईलाज के बगैर जो कि गवर्नमेंट बनाती है और इन्फोर्स करती है, आप उसको ना डेवलप कर सकते हैं, ना आप उसके रवैये के अंदर तब्दीली ला सकते हैं। जबरदस्त। दोनों चीजें साइड बाय साइड चलती, यानी एक्सटेंशन भी और बाईलाज भी। इसका मतलब ये है कि जब तक गवर्नमेंट बाईलाज के साथ कंप्लीमेंट नहीं करेगी एक्सटेंशन सर्विसेज को, तब तक एक्सटेंशन आगे बढ़ नहीं सकती। तो लिहाजा ये असल में गवर्नमेंट हो और उसमें साथ एक्सटेंशन के एक्सपर्ट्स हो, ये मिलके जब इस तरह जब पॉलिसी बनाएंगे और उसको उसके पायलट प्रोजेक्ट करेंगे, फिर उसको आगे बढ़ाएंगे, तो यकीनी तौर पे इसके ऊपर, बल्कि मैं आपको बताता हूँ कि ये जो नेचुरल एग्रीकल्चर है, एक है ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, एक है नेचुरल एग्रीकल्चर। नेचुरल एग्रीकल्चर के एक के ऊपर बहुत बड़ी एक कैंपेन की हुई है आसिफ शरीफ। मैं समझता हूं कि वो फ्यूचर है एग्रीकल्चर। ठीक है। और बेसिकली उसमें वो जो हम पढ़ते थे ना कंजर्वेशन एग्रीकल्चर, बेसिकली कंजर्वेशन एग्रीकल्चर ही। जबरदस्त। और मैं समझता हूं कि उसके ऊपर अगर हमको सर्विस सेक्टर क्रिएट करने में कामयाब हो जाए, तो ये पाकिस्तान की ज़राअत में इनकलाबी तब्दीली होगी। इसके ऊपर भी किसी दिन बात हो सकती है, ये कैसे इनकलाबी तब्दीली होगी और ये है क्या बेसिकली। इसके ऊपर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक किताब लिखूं, बल्कि उसकी वो तकरीबन 60-70% मैंने उसको मुकम्मल कर लिया है। वो किताब सामने आएगी ताकि लोग उसको पढ़ें। बिल्कुल एक नया तसव्वुर है, लोग उसको पढ़ें और लोग उसको प्रैक्टिस करें स्मॉल स्केल के ऊपर। इसमें मैं समझता हूँ हमारा गवर्नमेंट का, काश्तकारों का और सबसे बढ़कर कंज्यूमर का जबरदस्त फायदा है। तो इसमें हमारे जो सेहत के मसाइल हैं, बहुत से मसाइल से हमारी जान छूट जाएगी, सेहत के मसाइल, क्योंकि वो ऑर्गेनिक प्लस एक टेक्निक है, क्योंकि बिल्कुल एक नेचुरल और कुदरती चीजों के ऊपर। तो लिहाजा ये चीज है कि अगर मैं कहता हूँ कि अगर गवर्नमेंट अगर ये पॉलिसी डिसीजन करती है कि हम नेचुरल एग्रीकल्चर की तरफ जाते हैं, तो ये एक बजाते खुद एक बहुत बड़ा सर्विस सेक्टर। तो इसलिए ये मसला नहीं है। मैं भाई जो लोग बाहर आते जाते रहते हैं ना, उनको मालूम है कि पाकिस्तान जो है वो ज़राअत के हवाले से कितना रिच। बिल्कुल ठीक। 20 मुल्क ऐसे हैं जिनके पास एक नाला भी नहीं है, दरिया तो दूर की बात है। 20 मुल्क ऐसे हैं जिनके पास मट्टी नहीं है, मट्टी इंपोर्ट करते हैं। ये जो हाइड्रोपोनिक एग्रीकल्चर है, ये उन लोगों की मजबूरी है, ये हमारा मसला नहीं था। ये जबरदस्त, ये उन लोगों की मजबूरी थी। वर्टिकल एग्रीकल्चर उन लोगों की मजबूरी थी। ठीक है। फिर आप देखें इधर से, अगर पंजाब की मैं बात करूं, आप पोठोहार से चलें और सिंध तक, आपकी आंखें खुली की खुली रह जाती। यार इतनी जबरदस्त फर्टाइल लैंड है। हम अभी तक बगैर टेक्नोलॉजी के अगर सर्वाइव कर रहे हैं, तो उसकी वजह यह है कि हमारे पास रिसोर्सेज बड़े रहते हैं। जबरदस्त। मैं आपको इसकी एक मिसाल देता हूँ कि मिस्र में मैं काहिरा में उतरा और वहां से मैं अल्मीनिया स्टेट में गया। ये बिल्कुल ऐसे ही है जिस तरह से आप यहाँ पंजाब से सिंध में जाओ। 400-450 किलोमीटर का सफर मैंने बस के ऊपर किया।
और मैंने दाएं बाएं देखा, सिवाय दरियाए नील के कोई 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर उधर और 2 किलोमीटर इधर, इसके अलावा मुझे कोई सारे का सारा रेगिस्तान। और रेगिस्तान भी वैसा नहीं जैसा हमारा चोलिस्तान। हमारे यहाँ तो चोलिस्तान बड़ा सरसब्ज है, बारिश होती है तो लश ग्रीन हो जाता है। यानी बेजान सहरा जिसमें आपको एक भी पौधा नजर नहीं आता। सहरा, मुर्दा सहरा जिसे आप कह सकते हैं एग्रीकल्चर के हवाले से। तो मैंने अपने गाइड से पूछा, मैंने कहा यार ये कब तक चलेगा ऐसे ही, ये तो हर तरफ सहरा ही है, कुछ भी नहीं। तो उसने मुझे कहा, वो कहता है जी 90% मिस्र ऐसा ही है। अच्छा, अंदाजा करें, सिर्फ वो जो अलेक्जेंड्रिया स्टेट है जो डेल्टा बनता है समंदर के साथ दरिया नील का, वहां पे थोड़ी बहुत होती है ज़राअत, और कपास भी वहां पे होती है जो हम मिस्र की कपास की बात करते हैं। ठीक है। तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि अब चिली देख लें, कोई दरिया नहीं है उनके पास, एक भी दरिया नहीं है। अच्छा। दुनिया के जो 10 बेहतरीन एक्सपोर्टर है एग्रीकल्चर के, उसमें उनका नाम शामिल है। हमारे पास इतने वसाइल है ना, हमारे पास सॉइल है, वाटर है, क्लाइमेट है, हम तो यकीन, और इतना बड़ा हमारे पास एरिया है, यकीन करें हम तो एग्रीकल्चर के अंदर इंकलाब बर्पा कर सकते हैं। मैं समझता हूँ इंडस्ट्रियलाइजेशन हमें करनी चाहिए। हमारी देखें, हमारी जो यहाँ जो ग्राउंड है ना हमारा, वो सारे का सारा एग्रो बेस्ड। जबरदस्त। तो मैं समझता हूँ ठीक है, बाकी भी हमें जो टेक्नोलॉजी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, या उसमें दूसरी हाईटेक उसको भी होना चाहिए, लेकिन हमारा जो बुनियादी फोकस है वो ज़राअत के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि हमारी 60-70% आबादी इसके साथ जुड़ी है। लिहाजा अगर हम इसको डेवलप करेंगे तो हम पाकिस्तान को डेवलप करेंगे, क्योंकि जो बड़ी पॉपुलेशन है हमारी वो तो ज़राअत के साथ। बिल्कुल ऐसा। पाकिस्तान बुनियादी तौर पे एक रूरल फिनोमेना है, यानी एक बड़ा देहात जिस तरह होता है, ये ऐसा मुल्क है जो देहाती मुल्क। इसलिए इस मुल्क के देहातों को जब तक डेवलप नहीं किया जाएगा तब तक हम ये दावा नहीं कर सकते कि पाकिस्तान तरक्की कर, और देहातों को जाहिर है कि हम ज़राअत के जरिए डेवलप कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे। तो सर आपने माशाल्लाह यानी कि इतने ज़्यादा कह लें कि हमारे कंसेप्ट क्लियर किए हैं, और उसके अलावा बड़ी अच्छी आपने सजेशन दी हैं, एडवाइसेस दी हैं हमें, तो इसके लिए मैं आपका बेहद मशकूर हूँ। तो लास्ट पे ना मैं आपसे, क्योंकि कह लें कि फ्यूचर में इंशाल्लाह हम आपके जितने भी कंसेप्ट हैं वो इस तरह के हैं कि एक एक टॉपिक जो है वो हमारी डिस्कशन का, प्रोग्राम की डिस्कशन के लिए जो है वो मेरा ख्याल है बहुत जो है ना ज़्यादा होगा। तो इसमें सर आप एक जो टेक होम मैसेज है हमारी ऑडियंस के लिए, हमारी फार्मिंग कम्युनिटी के लिए, हमारे एक्सटेंशन वर्कर के लिए, वो आप काइंडली जो है हमें। इसमें देखें, जो हमारे ज़्यादातर जो व्यूअर्स हैं देख रहे हैं इस वक्त, वो ज़ाहिर है मेजर के हवाले से, मेजर सिलेक्शन के हवाले से ही आप, तो उस हवाले से मैं अपने स्टूडेंट से ये बताना चाहूँगा कि जो स्टूडेंट कहते हैं ये एग्रोनॉमी में चले जाए, इसका स्कोप है, एक्सटेंशन में चले जाए, इसका ठीक है। पिछले दिनों रमजान साहब भी बात कर रहे थे और वो कह रहे थे कि इसमें मेजर का भी स्कोप होता है। उसमें उनकी बात से मैं किसी हद तक एग्री करता हूँ, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, रमजान साहब की बात में अगर ये सिर्फ मेजर नहीं है जो आपको कामयाब, बल्कि मेजर के साथ साथ असल चीज आपको कामयाब बनाती है वो आपकी अंडरस्टैंडिंग है उस सब्जेक्ट के बारे में, और आपकी स्किल है उसके बारे में। मतलब ये है कि जब मैं ये बात करता हूँ ना अंडरस्टैंडिंग, कि आपको डेफिनेशन ज़बानी याद, ठीक है, या फार्मूले आपको ज़बानी नहीं, उसकी कॉम्प्रिहेंशन है, आप उसका एनालिसिस कर सकते हैं। वो जो फिनोमेना आप पढ़ रहे हैं, आप उसका एनालिसिस कर सकते हैं, आप उसको एवेल्युएट कर सकते हैं, और उसके अंदर आप कुछ चीजें क्रिएट कर सकते हैं। यानी ये सारी चीजें जब आप समझ लेंगे, अंडरस्टैंड कर लेंगे, तो फिर मैं ये कहूँगा कि आपको मेजर का पता है, आपको अपने मेजर का थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली। मैं जो नसीहत करूंगा अपने स्टूडेंट्स को कि भाई बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, अपने इंटरेस्ट को देखें और मेजर का इंतखाब करें। अपने इंटरेस्ट को एस्टैब्लिश करते हुए आपको गलती नहीं आपने करी।
क्योंकि ये सारी जिंदगी का साथ है आपके। तो वो कैसे करना है उसके बारे में मैं आपको पहले बात कर चुका हूँ। उसके बाद फिर ये है कि आपको अपने मेजर की जो अंडरस्टैंडिंग है वो होनी चाहिए। अंडरस्टैंडिंग से मेरी क्या मुराद है वो तो जब और खास तौर पे ये है कि सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि उसके प्रैक्टिकल का आपको प्रैक्टिकल थ्योरी से ज्यादा असल जो आउटकम है ना वो प्रैक्टिकल है। थ्योरी हम इसलिए स्टूडेंट को पढ़ाते हैं ताकि वो प्रैक्टिकल को अंडरस्टैंड। थ्योरी हम फॉर द सेक ऑफ थ्योरी नहीं पढ़ाते, थ्योरी हम पढ़ाते हैं फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिकल। तो जो आउटकम है वो प्रैक्टिकल। नसीहत ये है, वैसे तो ये भी नसीहत ही है, नसीहत ये है कि हमारे जो स्टूडेंट्स जो डे स्कॉलर हैं जो अपने घरों में उनको मैं ये मशवरा दूंगा कि भाई आप अगर आपने एग्रीकल्चर रखी है ना और एग्रीकल्चर आप पढ़ रहे हैं तो आप अपने घरों में छोटे छोटे बेशक गमले रखें, उनके अंदर आप एग्रीकल्चर करना शुरू करें। बेशक आप फ्लोरिकल्चर ही क्यों ना करें, अब आप एग्रीकल्चर में आ गए हैं, आप प्रोफेशनल हैं, लिहाजा आपको इसके साथ अब जुड़ना चाहिए। और जो स्टूडेंट हॉस्टल्स में रहते हैं उनके लिए मैं कहता हूं कि भाई आप सुबह सुबह उठें, नमाज पढ़ें, नमाज पढ़ने के बाद आप वॉक करें। और वॉक आपने किधर करनी है? आपने एग्रोनॉमी फील्ड्स में जाना है। जबरदस्त। डेली जाके आपने वहां क्रॉप्स देखनी है और जितने एक्सपेरिमेंट लगे हुए हैं, मैं कहता हूं जी कि बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर का स्टूडेंट हो उसको पता होना चाहिए कि हमारा जो मेन कैंपस है उसके ऊपर कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स लगे हुए हैं। जबरदस्त। और उसमें क्या देखा जा रहा है। हर एक्सपेरिमेंट के बाहर तख्ती लगी होती है, सारी वहां ब्रीफ लगा हुआ होता है और वह उसको उसके रिजल्ट में भी दिलचस्पी होनी चाहिए। वो स्टूडेंट से मिले, उस टीचर के पास जाए कि भाई सुपरवाइजर के पास जाए कि सर इसका नतीजा क्या निकला है। अब देखिए ना, अगर वो डेली जाता है, कपास लगी हुई है और कपास की सोइंग से लेकर उसकी जर्मिनेशन से लेकर फिर आगे उसने उसके साथ वक्त गुजारा है, पूरा कंपनी किया है उसने उस पौधे को, उसने उसको मैच्योर होते हुए देखा है, उसने उसको हार्वेस्ट होते हुए उसके सारे फेजेस को देखा है। ठीक, तो जब फिर उसका क्या होगा, उसका फिर उसके साथ एक राब्ता कायम होगा और जब वो पौधे को देख के आएगा ना तो फिर वो फेसबुक के ऊपर आके जस्ट टिकटॉक नहीं करेगा, वो फिर कोई कॉटन की भी कोई चीज फिर देखेगा। तो लिहाजा मैं कह रहा हूं कि आप जो इंफॉर्मेशन आप ले रहे हैं क्लास के अंदर उसको आप अपने पर्सनल ऑब्जर्वेशन के साथ ब्लेंड करने की कोशिश करें। इसी को हम नॉलेज कहते हैं और स्किल कहते हैं। तो जब आप ये काम करेंगे तो इससे ये है कि वो जो एक डिजायर्ड फीचर है, नॉलेज, स्किल, सलाहियत, अंडरस्टैंडिंग, वो इंशाल्लाह आपके अंदर पैदा होगा। और अगर ये पैदा हो गया तो जिंदगी में जो कामयाबी है ना वो उन लोगों की मिलती है जो मेहनत करते हैं। और अल्लाह ताला किसी आदमी की जो मेहनत है वो जाया नहीं करता और अपने पास नहीं रखता। ये दुनिया मुकाफात अमल है, मेहनत करने वालों को उसका फल इसी दुनिया में मिलता है और आपको भी मिलेगा इंशाल्लाह। जबरदस्त, थैंक यू। तो सर आपका कीमती वक्त का, कीमती कह लें कि डिस्कशन का और कीमती मालूमात के लिए आपका बेहद शुक्रिया। और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि फ्यूचर में भी जो है इस तरह की आपकी रहनुमाई लेते रहें डिफरेंट इश्यूज के ऊपर। तो अल्लाह हाफिज। जी जरूर, इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच कि आपने भी ये हमें मौका दिया कि हम कुछ देखने वालों से अपनी जो मालूमात है उसको साझा कर सकें। जी थैंक यू। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज। थैंक यू भाई।